मित्रों नमस्कार, यह हमारा YouTube चैनल संस्कृत स्वर्गम है। इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, संस्कृत मातरम नमोस्तु। सारे जग का कल्याण करने वाली भारतीय संस्कृति और उसकी देववाणी संस्कृत का अध्ययन हम कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में हमने जो संधि प्रकरण पढ़ा है उसमें 5वां प्रकरण संधि विच्छेद के नाम से अयादि संधि, इस नाम से हमने पढ़ा है। अयादि क्या है, कैसे उसकी पहचान है, ये सारी बातें हम अभी पढ़ने वाले हैं। अयादि संधि में इसकी पहचान और इसके सूत्र, इनका ज्ञान हम करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें अयादि संधि है। ये अयादि है क्योंकि हमने अभी पढ़ा, दीर्घ संधि पढ़ी, गुण संधि पढ़ी, वृद्धि संधि पढ़ी और यण संधि पढ़ी। उनकी सबकी अपने अपनी पहचान है, अपने अपने सूत्र हैं। उसी प्रकार से हम अयादि संधि की पहचान करना भी सीखेंगे। आज विशेष हमारी 5वीं संधि अयादि संधि। इसकी पहचान क्या है, तो पहचान के लिए हमको ध्यान रखना है, यदि ये ऐ, ओ और औ, ए ऐ ओ और औ से परे, परे का मतलब बाद में कोई भी स्वर आए तो, यदि कोई स्वर आता है, कोई सा भी आ जाए, 9 स्वर में से कोई भी स्वर आए तो वहां पर अयादि संधि होती है। तो यानी पहली पहचान क्या है, यदि ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो वहां अयादि संधि होती है। अब यहां पर 4 वर्ण हैं और 4 वर्णों के अलग अलग यहां पर, जैसे अयादि संधि से हमको मालूम पड़ रहा है अय आदि, तो यहां पर 4 उसके सूत्र है। यदि ए आता है तो ऐ बनेगा, यदि ऐ आता है तो आई बनेगा, यदि ओ आता है तो औ बनेगा और औ आता है तो आव आदेश होता है। यानी यहां ऐ, आय, औ, आव आदेश होता है, इसलिए इसका नाम है ऐ आदि। ऐ प्रारंभिक वर्ण है, इसलिए इसका नाम है अयादि संधि। तो अयादि संधि का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। इसकी पहचान ये, संधि युक्त पद के मध्य, फिर दूसरी पहचान क्या है कि संधि युक्त पद के मध्य यह और वह से पहले यदि अ आता है या आ आता है या इसकी मात्रा के कोई वर्ण आते हैं, मात्रा के वर्ण यानी अ, अकारांत और आकारांत शब्द वर्ण आते हैं, तो उस वर्ण में जो शब्द है उसमें अयादि संधि होती है। जैसे यहां पर है शयन। अब शयन में ये के आगे क्या है, अकारांत है। शयन शब्द में श जो है वो अकारांत है। इसी प्रकार से भ और वह, तो वह के पूर्व में आ रहा है, अका स्वर आ रहा है। इसी प्रकार से पावन, तो पावन में वह से पूर्व आ का वर्ण आ रहा है। इसी प्रकार से भावन में वह के पूर्व आ स्वर आ रहा है। अवनीश, आवेश और आवर्त। अब ऐसा नहीं है कि हर शब्द में ही इस प्रकार से आएगा। यहां अ और आ वाले जो वर्ण आए हैं, यानी स्वर जो आए हैं, इसके कारण से इसमें अयादि संधि है। लेकिन जैसे यहां अवनीश है, तो अवनीश क्या है,
इसमें वह के आगे आ तो आ रहा है, लेकिन ये अ जो है ये क्या है, उपसर्ग है। आवेश है, अब वह के आगे आ तो आ रहा है, लेकिन ये आ जो है ये उपसर्ग है। इसी प्रकार से आवर्त है, तो वह के आगे आ तो है, लेकिन ये उपसर्ग है। तो यानी जो आने वाला शब्द है वो उपसर्ग नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कोई न कोई धातु शब्द होना चाहिए, कोई न कोई सार्थक शब्द होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, अयादि शब्द संधिकाय के बीच में होगी, शब्द और प्रत्यय के मध्य होती है। अयादि संधि किसके पीछे होती है, शब्द और प्रत्यय के मध्य। तो शब्द और प्रत्यय के बीच में, यानी जो पूर्व पद है वो शब्द होना चाहिए और अंतम जो पर पद है वो प्रत्यय होना चाहिए। जैसे यहां शयन, अब इसमें से धातु और अन प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है। ऐसे भवन, तो यहां भू धातु और अन प्रत्यय है। तो इस प्रकार से यहां पर शब्द और प्रत्यय आना चाहिए। जैसे अन प्रत्यय आएगा, अक प्रत्यय आएगा, इक प्रत्यय आएगा, ऐसे बाद वाला जो शब्द है वो प्रत्यय होगा। तो यानी अयादि संधि किसके बीच में होगी, शब्द और प्रत्यय के मध्य में अयादि संधि होती है। तो ऐसे ये अयादि संधि की पहचान हम करेंगे। यदि ये और व से पूर्व अ और आ की वाले वर्ण हो, अ और आ स्वर वाले वर्ण हो, तो फिर वहां पर अयादि संधि होगी। यदि ए ऐ ओ औ के बाद में यदि कोई स्वर आता है, अ ई उ री री, इनमें से कोई स्वर आता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगी। तो ऐसे अयादि संधि की ये पहचान है। अब अयादि संधि का जो सूत्र है, जो हमने पढ़ा है कि अयादि संधि क्या है, तो अयादि संधि का सूत्र क्या है, एचो ऐ वायाव, एचो ऐ वायाव, ये सूत्र है। जैसे हमने इको यणची, अपने जो पहले वाली जो संधि थी, यण संधि थी, उसमें हमने इको यणची सूत्र के माध्यम से उसका अध्ययन किया था। अब दूसरा सूत्र क्या है, अयादि संधि का सूत्र है। तो अयादि संधि यहां पर आएगी। तो अयादि में क्या है, एचो ऐ या वायाव। तो एचो क्या है, एच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार क्या आया, एच प्रत्याहार। तो एच प्रत्याहार तो यहां से आ गया। अब इसके बाद में इसमें अब हमको ये इसमें जो सूत्र दिया है कि एच, तो एच कहां से लिया, एचओ, एचओ का एच प्रत्याहार। एच क्या होता है प्रत्याहार में, इसमें दो शब्द हैं, एक तो है एवं, इस सूत्र से ये बनता है एवं, जो हमारा माहेश्वर सूत्र है उसमें एवं और आई औ च, ये ए और च मिलकर के एच बन गया। यानी ए ओ आई औ मिलकर के एच प्रत्याहार बन जाता है। तो ये एच प्रत्याहार इस प्रकार से यहां पर एचो ऐ आव सूत्र है, उसमें से एच हमने ले लिया, तो ये एच ले लिया। इसी प्रकार बाद में फिर आता है अची। तो अची क्या है, तो अची क्या है, अची का ये जो मैंने सूत्र पहले से लिख रखा है, इसका मतलब यह है कि इको यणची जो सूत्र पढ़ा है, हम पाणिनि के जो व्याकरण है, पाणिनि व्याकरण के आधार पर, उनके सूत्रों के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं। तो ये सूत्र है इको यणची, यानी छठे अध्याय का प्रथम पाद का 77वां सूत्र है। अब छठे अध्याय का प्रथम पाद का 77वां सूत्र है, इसको हमने पढ़ा। इसके बाद में, तुरंत बाद में अयादि संधि का एचो ऐ याव, एचो ऐ वा याव, इस सूत्र को पढ़ रहे हैं। तो 77 और 78 जो सूत्र है, तो 77 पहले आया है, उसके बाद में 78 आया है। इसका कारण यह है कि पूर्व वाले से हम अनुवर्ती वर्ण लेकर के और इसको पूरा करेंगे। तो इनमें इको यणची जो सूत्र है, इसमें से हमने क्या लिया, अची सूत्र ले लिया, अची प्रत्याहार ले लिया। अची क्या है, अच,
अच क्या है? पूरे वर्ण। अच में कौन आते हैं? सारे शब्द जो है ये अच प्रत्याहार में आते हैं। तो एचो, एचो अय वा याव, इसमें से हमने क्या लिया? एच ले लिया। एचो में से एच प्रत्याहार ले लिया और अची कहां से उधार लिया? इको यणची से, यण अची, अची से हमने यहां अच ले लिया। तो ध्यान क्या रखना है हमको कि एच, एच कहां से लिया? एचो, एच प्रत्याहार ले लिया। इसके बाद अची प्रत्याहार यानी अच प्रत्याहार ले लिया, यानी सारे सूत्र। और फिर अय, आओ, आए, आव। अब हम जैसे इसमें देखेंगे तो इसको अगर हम बनाते हैं हम तो यही बनता है इसमें, जैसे एचो, ये एच हो गया। अब यहां पर आ रहा अय, तो अय, अय वा अव, तो यहां पर अ यहां से आकर के और यहां मिल गया तो ये क्या हो गया? औ हो गया। अब क्या हुआ? आए, तो आ कहां से? यहां से आ और यहां पर ये, तो आए हो गया। और फिर यहां का आ और वह मिलकर के आओ हो गया। तो यानी इसमें ये चार शब्द इसमें से निकल करके आ रहे हैं। आए, आव, आए, आव, तो इनमें से चार शब्द बन रहे हैं। तो एचो, एच, अची, इको एणची और अय, आव, आए, आव, ऐसे चार शब्दों का हम यहां पर निर्माण हो रहा है। तो यानी ये अयादि संधि है। तो अय आदि, अय आदि संधि है, तो ऐसे अय आदि संधि है। और इसमें ये सारे, तो यहां पर एच का क्या आएगा? एच किससे बना मैंने अभी बताया है, एवं, ए औ, ऐ औच, ए उच्च, इन दोनों माहेश्वर सूत्र से मिलकर के ए ओ ऐ औ बना है। तो ये औ, और इसके बाद में अच, तो एच के बाद, एच प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार आएगा, यानी अच प्रत्याहार आएगा। और फिर अय, आय, अयवा याव, तो इसको अयवा याव संधि भी कर सकते हैं हम। अयादि संधि के साथ साथ हम इसको अयवा याव संधि भी कर सकते हैं। दूसरा नाम इसका हम इस प्रकार से ले सकते हैं। तो ऐसे ये अयवा याव शब्द, तो जब शब्द आएगा, जब संधि बनेगी तो अय कैसे बनेगा? यदि ए के बाद में अच आता है। अच का मतलब यहां ई भी आ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, री भी आ सकता है, री भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है और औ भी आ सकता है। ये 9 जो शब्द है इनमें से कोई भी इस अच की जगह, यहां पर ए के पीछे ए भी आ सकता है, ओ के बाद में ओ भी आ सकता है, क्योंकि ये अच है, स्वर है। तो ए के बाद में यदि कोई स्वर आता है, कोई भी इनमें से एक आता है, तो फिर उसका क्या बनेगा? अय बनेगा। तो यानी आगे यदि ये है तो पीछे अगर स्वर है तो फिर अय का अय शब्द बनेगा, यानी अय बनेगा। अगर वो है और उसके पीछे कोई स्वर है तो औ बनेगा। अगर अय है और उसके पीछे कोई स्वर है, इनमें से कोई भी स्वर आता है तो आय बनेगा। औ है, इसके पीछे कोई अच है तो फिर वो आओ बनेगा। तो इस प्रकार से ये सारे शब्दों का निर्माण हम करेंगे। तो ये कैसे बनेगा? ये इस सूत्र के आधार पर एचो अय वा याव, छठे अध्याय का पहले पाद का 78वें सूत्र के आधार पर। और अची यहां से हमने जो उधार लिया है उसको हम क्या कहते हैं? अनुवर्ती वर्ण कहते हैं। तो अनुवर्ती वर्ण जो हमने यहां से उधार लिया है, इस प्रकार से ये बनता है। तो एच यानी ए ओ आई औ, ये क्या है? एच वर्ण है। तो यहां पर ए औ ये क्या है? गुण संज्ञक वर्ण है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें एच, ए के बाद में अय बना है, ओ के बाद में औ बना है। तो ये दोनों क्या है? ये गुण संज्ञक है। हमने गुण संधि में पढ़ा है कि अ और आ के बाद में यदि इसी प्रकार से कोई स्वर आता है, हमने संज्ञा जो पढ़ी है उसमें
हमने चार जो संधियां पढ़ी है, जैसे दीर्घ संधि पढ़ी है, दीर्घ संधि में हमने एक बार क्या पढ़ा है कि स्वर के बाद अ ई उ री ली, इनके बाद में यदि समान स्वर्ण आते, समान स्वर आते हैं, कौन से आते हैं? सवर्ण स्वर, तो फिर क्या होगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो वहां पर यदि अ ई उ री के बाद में समान स्वर्ण आता है, स्वर आता है, तो फिर वहां पर दीर्घ संधि हो जाती है। तो क्या हो जाता है? क्या पहचान है उसकी? बड़ी मात्रा हो जाएगी। जैसे अ के बाद अ आता है तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। यदि ई के बाद ई आता है तो बड़ी ई हो जाता है, तो यानी बड़ी मात्रा हो जाती है, ऐसा हम मानते हैं कि बड़ी मात्रा हो जाती है। तो ये काय की पहचान है? दीर्घ की पहचान है। और दूसरा, इसके बाद में हमने पढ़ी गुण संधि। गुण संधि में क्या है? अ और आ के बाद में यदि ई होता है, अ और आ के बाद यदि ई और ई दोनों में से ई वर्ण आता है तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि अ और आ के बाद में उ आएगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और यदि री आएगा तो अर हो जाएगा। ये हमने ए ओ अर ये गुण संधि में पढ़ा है। तो ये हमने गुण संधि के उदाहरण हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो इसमें क्या हुआ? पूर्व वर्ण और पर वर्ण मिलकर के ये स्थानीय हो गया और ये भी स्थानीय हो गया, दोनों मिलकर के ए बन रहा है, यानी गुण बन रहा है। तो ये गुण संधि का उदाहरण है कि हमने इस प्रकार से दीर्घ संधि, गुण संधि और इसके बाद में वृद्धि संधि, इसमें क्या है? एक मात्रा वाला है। दूसरा फिर हमने तीसरी संधि पढ़ी है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की क्या पहचान है? यदि अ और आ के बाद में ए आता है, अ और आ के बाद ए आता है तो क्या हो जाएगा? एक मात्रा बढ़ जाएगी, ए हो जाएगा। यदि अ और आ के बाद में ओ आता है तो क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आई और औ यानी एक मात्रा बढ़ना, क्या पहचान है वृद्धि संधि की? एक मात्रा का बढ़ना। गुण संधि की क्या पहचान है? एक मात्रा वाला स्वर बनेगा। तो इसी प्रकार से हमने दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि हमने पढ़ी। चौथी संधि पढ़ी हमने यण संधि। यण संधि में क्या है? यण संधि में क्या आया था कि ई उ री के बाद में यदि अच आता है, ई उ री और री के बाद में यदि अच आता है तो क्या बन जाता है? क्रमशः ई का क्या बन जाता है? ये बन जाता है। उ का क्या बन जाता है? वो बन जाता है। री का क्या बन जाता है? अर बन जाता है। ली का क्या बन जाता है? ल बन जाता है। तो इस प्रकार से ये अच के बाद में, तो ये गुण संधि हमने पढ़ी। तो चार संधियां हमने पढ़ चुके हैं। अब इनमें क्या विशेषता है? तीन संधि जो हमने पढ़ी, दीर्घ, गुण और वृद्धि, इनमें क्या विशेषता थी कि इनमें पूर्व और पर वर्ण जो है इन दोनों में आदेश होता था। पूर्व और पर दोनों में ये दोनों स्थानीय हो गए और इनका बराबर आदेश होता था, आदेश होता था तीनों संधियों में। लेकिन यण और वृद्धि अयादि संधि में दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अ ई उ री, ई उ री ली, इनके बाद यदि अच आता है तो आदेश किसमें होगा? ये अच जो है इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अच नहीं आएगा तो भी काम नहीं चलेगा, अच आना भी जरूरी है। लेकिन ई का क्या हो जाता है? ये हो जाता है। ऊ का क्या हो जाता है? वह हो जाता है। इसका री का क्या हो जाता है? अर हो जाता है। और री का ल हो जाता है। किसके कारण से हुआ? यदि अच आता है तो, पीछे स्वर आता है तो स्वर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, स्वर के कारण से नहीं हुआ है। कारण क्या है?
यदि ई ऊ री री के बाद कोई स्वर आता है, स्वर नहीं आएगा तो भी काम नहीं चलेगा, स्वर आना भी जरूरी है, और फिर क्रमशः इनमें परिवर्तन हो जाएगा। तो दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में क्या हो रहा है, दोनों का एकादेश हो रहा है, दोनों में परिवर्तन हो रहा है और एक बन रहा है। लेकिन यण संधि में क्या हुआ, दोनों में नहीं हुआ, इनमें ही परिवर्तन हो रहा है। यानी ये स्थानीय है और ये अच वर्ण है, और इनका जो आदेश हो रहा है वो इन दोनों में आदेश, ये व र और ल, ये व र ल, इनमें आदेश हो रहा है, ये आदेश हो रहा है, चार आदेश। तो किसमें हो रहा है, इनमें। इसी प्रकार से जो अयादि संधि है उसमें भी क्या हो रहा है, एक के बाद यदि अच आता है तो अच का यहां पर कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी परिवर्तन करने के लिए इसमें इस सूत्र को या इस संधि को बनाने के लिए अच की आवश्यकता है। हमने देखा है कि कई बारात में बुजुर्ग जाते हैं तो बुजुर्ग कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन उनका महत्व है, वो रहना चाहिए उस काम में, ताकि वो काम बढ़िया हो जाए, अच्छा हो जाए। तो अच्छा करने के लिए यहाँ पर हमने अच को बिठा रखा है। तो एक के बाद में अच आना जरूरी है, तब अय बनेगा। और अय क्यों बना, तो जैसे ये दोनों मैंने बताया कि ये दोनों गुण संकेत है। गुण संधि में ए ओ, और इनके साथ क्या आता है, अ ए ओ, ये गुण का अ इनमें यहां पर आता है, तो अ आने के कारण से यहां अय आया है। ऐसे ओ में भी ए अ ए ओ, तो ओ भी गुण संज्ञक है, तो यहाँ ओ आया है। और अवकाय में आया है, ओ के बाद में यहाँ पर वो बनाने के लिए ऊ का परिवर्तन गुण में ओ में होता है, इसलिए यहाँ अव आया है। तो यहाँ अय क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ई से बना हुआ ए है, ए काय से बनता है, अ और आ के बाद में यदि ई आता है तो ई काय में परिवर्तन हो जाता है, ए में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ अ के बाद में अ तो गुण संधि में है इसे ही बना हुआ है, इसे पहले से ही, लेकिन अय जो ये जो आया है ये ए के कारण से यहाँ अय बन गया, ए आ गया। ऐसे ओ में औ कैसे आया, तो ओ कैसे बना है, ये ओ जो बना है वो अ और आ के बाद में यदि ऊ आता है तो ऊ काय में परिवर्तित हो जाता है, व में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ये ओ है। तो ये गुण संज्ञक हो गया, यानी गुण संधि हो गई। दूसरा इसमें है ए आई और औ। तो आई कैसे बना, तो हम सब जानते हैं कि वृद्धि में वृद्धि होती है, और अ और आ के बाद अ और आ मिल करके अ और अ मिल करके आ हो जाता है, तो यहाँ पर वृद्धि हो गई। तो वृद्धि में अपना आप आ आता है, आ बना हुआ रहता है। और आई औ, ये वृद्धि संधि का सिद्धि होती है, शब्दों की सिद्धि होती है। तो आ आई और औ, तो यहाँ पर आई आया तो आय आ गया, क्योंकि आ पहले से ही यहाँ पर बना हुआ है। एक आ से आया ए, क्योंकि इसमें आई बनाने के लिए ई की आवश्यकता है, और ई का ये बन जाता है, तो यहाँ आय हो गया। आय क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ आय वृद्धि संधि में आ इसका सिद्धि होती है। तो और ऐसे औ, तो औ में अच आने के बाद आओ बन गया। औ क्यों बना, क्योंकि औ जो बना है वो ऊ से बना है, और ऊ के बाद ऊ का क्या बन जाता है, वह बन जाता है, इसलिए ये आए आओ आए और आओ, ये सूत्र है, इसको हमको याद करना पड़ेगा। अब याद करने के लिए क्या है, जैसे हमने इसको याद की ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसका क्रम नहीं तोड़ सकते। क्यों, क्योंकि यहां पर सूत्र बना है ए चो, आए आव आए आव। जब इसका हम विच्छेद करते हैं तो क्या है, ये अय, ये यहाँ पर अय अ ये, फिर यहाँ का अ यहाँ से लिया औ, यहाँ आ की मात्रा है तो आ ये आए, फिर यहाँ आ की मात्रा है वह है तो आओ, तो ये बन गया अय आव आए आव। ऐसे ही इसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी जो सूत्र है, सूत्र के आधार पर इसको
ऐसे ही बनाया है, जैसे वो हम कहते हैं ना अयोंग, ऐ औ च। इसमें जो सूत्र के आधार पर हमने ये करा है ए औ, ऐ औ, ऐ आय औ, तो ये इस सूत्र के आधार पर आए आओ आए आओ यही हमको याद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये संधि इस सूत्र के आधार पर ये संधि का ये बनता है, और इस प्रकार से इनका आए आओ आए आओ इसमें परिवर्तन होता रहेगा, और ये बन आए आए आओ आए आओ बन जाएगा। तो ये अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। जैसे शयन शब्द है, शयन में क्या है, श, अय और अन प्रत्यय है। यह अय जो है ये शब्द है श, अय यहाँ पर सूत्र से बन रहा है, और श जो है ये धातु है, तो स और अन प्रत्यय है। अब ये स अय कैसे बना, तो अय बना है ए से, ऐसे अय बनेगा। यहाँ पर देखा एस ए के बाद में अच आता है, तो यहाँ क्या है, ए के बाद में क्या आ रहा है, अय के बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पर ए से अय बना है, तो क्या हो गया, श और ए लग गया, तो से धन अनह, ये हो गया इसका विग्रह हो गया, संधि विच्छेद हो गया, ये इसका संधि शब्द का विग्रह हो गया। सेदन अनह ऐसा शब्द बना है। अब सेदन अनह कैसे बना, तो श और ए की मात्रा है, तो वापस इसका विग्रह करेंगे तो ए, विश्लेषण करेंगे इसका तो ए, और अन प्रत्यय हो गया। अब यहाँ से एक आय से ए बनेगा, ए से क्या बनेगा, अय बनेगा, तो स अय आदेश हो गया इसका। यदि ए के बाद में कोई अच प्रत्यय अच आता है तो फिर इसका अय आदेश हो जाता है, तो स अय अन, तो क्या हो गया, शयन शब्द बन गया। तो इस प्रकार से विग्रह करना और वापस संधि करना ये हमको आना चाहिए। जैसे पवन शब्द है, तो पवन में क्या है, प, अब यहाँ ओ बना है, या इसको कह सकते हैं प औ और अन। तो पवन में क्या आ रहा है, औ आ रहा है, औ, तो ये पवन शब्द बन गया। औ में क्या बना, इसमें क्या आया, औ से क्या, किससे बना, ओ से बना। ओ के बाद में यदि अच आता है तो फिर ओ बन जाता है, तो ये हो गया प, और प के पीछे हो गया ओ, तो प ओ, प धन ओ, तो पो धन अन, ये संधि विग्रह हो गया, संधि विच्छेद हो गया। प धन अन पवन। अब पवन का क्या हो गया, पवन शब्द को जब हम विस्तृत करेंगे, प धन अ धन व धन अ धन न धन अ, यानी प अ व अ न अ, तो प और औ का कैसे बना, ओ से, तो ये हो गया ओ, और अनह, तो प और ओ, पो अनह, ये विग्रह हो गया, संधि विच्छेद हो गया इसका। और इसको वापस हम करेंगे तो प ओ का क्या बनेगा, औ बन गया यहाँ पर, तो प औ अनह, तो क्या हो गया, पवनः, तो पवन शब्द सिद्ध हो जाता है इसमें। तो संधि और संधि विग्रह दोनों है। जैसे दायक शब्द है, यहाँ पर आई के बाद अच प्रत्यय या अच प्रत्यार आता है तो आय हो जाता है, यानी कोई भी स्वर आता है, तो द आय, अकह, अकह प्रत्यय है, द धातु है, तो यहाँ पर आय कैसे बना, ऐसे, आय कैसे बना, या ऐसे बना है, तो अय हो गया, तो द अय अकह, ये विग्रह हो गया, यानी ये संधि विच्छेद हो गया। इसी प्रकार से द और ऐ का क्या बनेगा, आय बन गया, आय, ये ऐ के बाद में यदि अच आता है तो आय बन जाता है, तो आय, और अकह, तो क्या हो गया, दायक हो गया। तो संधि विच्छेद भी हो गया
और संधि पद भी हो गया। तो संधि पद भी बनाना आना चाहिए और संधि विच्छेद करना भी हमको आना चाहिए। इस प्रकार से ये बनेगा। जैसे धावक शब्द है, तो धावक में क्या है, ध और आव, अकह, ये अकह प्रत्यय है इसका। अब ध आव कैसे बना, औ से बना, औ के बाद अच आएगा तो आव बनेगा। तो आव कैसे बना, औ से बना। तो इसमें औ शब्द है, तो औ अकह, तो ध और औ धौ, कह अकह, अकह प्रत्यय, तो धौ अकह, ये क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। संधि विच्छेद यानी इसका विग्रह हो गया। और इसका क्या बनेगा, जब इसको विस्तृत करेंगे तो ध आ व अ क अ, तो ध आओ का क्या बन जाएगा, औ, अकह यानी धौ, ध आओ अकह यानी धावक। तो ये शब्द और संधि विच्छेद इस प्रकार से दोनों बन जाते हैं। और भी हम शब्द ले सकते हैं, जैसे द्वावपी है, द्वावपी। अब द्वावपी में क्या है, तो द्वावपी में है द, व, आ, व, अपी, ऐसे इसका विश्लेषण हुआ है। अब यहां द, व आधा हलंत वाला हुआ है, आ, आओ, तो यहां क्या हो जाएगा, आओ कैसे बना, यहां पर आओ बना है औ से, तो औ हो गया यानी दौ, और अपी, ये इसका विच्छेद हो गया, दौ अपी, द्वापी। अब इसका ये वापस करेंगे तो द अ, व अ पी, द्वापी। तो द्वापी इस प्रकार से द्वापी शब्द हमने द्वापी हमारा शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको बना करके, और जब बार बार इसका अध्ययन करेंगे तो ये अयादि संधि हमारी बन जाती है। तो अयादि संधि क्या है, आए, आव, आए, आओ, चार शब्दों से मिलकर के अयादि संधि बनी है। ये चार शब्द किसमें मिले हुए हैं, किसमें स्थिर हो रहे हैं, एचो, अये, वा, याव। तो एच को तो अलग कर दीजिए, बाकी के जो सूत्र शब्द बचते हैं ये सारे अये, अव, आए, आओ में से मिलकर के बना हुआ सूत्र है। इसलिए इसको हमने कहा अय वा याव संधि, इसको हम कहते हैं अय वा याव संधि। तो ऐसे इस संधि को हम अय वा याव संधि भी कह सकते हैं। यदि एक के बाद में कोई भी स्वर आता है तो ऐ बनेगा, ओ के बाद यदि कोई भी स्वर आएगा तो औ बनेगा, यदि ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो आय बनेगा, यदि औ के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो आओ बनेगा। कोई भी स्वर का मतलब है जो 9 स्वर है, अ, इ, उ, रि, रि, ए, ऐ, ओ, औ, ये 9 स्वर, यहाँ पर कोई सा भी स्वर आ जाएगा तो इनके आधार पर परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन इसके आधार पर नहीं हो रहा है, ये हमको ध्यान रखना है। ये तो सिर्फ सहायक है, आदेश किस पे हो रहा है, इस पर। तो हमने जो 4-5 संधियां पढ़ ली है, उनमें से 3 संधि जो है उनमें दोनों में आदेश हो रहा है, पूर्व और पर वर्ण के आदेश एकादेश हो रहा है। लेकिन हमारी जो 2 संधियां हैं, यण और अयादि संधि है, उसमें पूर्व और पर वर्ण में आदेश नहीं हो रहा है, पूर्व पर वर्ण में आदेश हो रहा है। पीछे जो अच आ रहा है वो सिर्फ सहायक के रूप में है। तो स्थानीय कौन हुआ, जो पूर्व पद है वो स्थानीय है और उस स्थानीय में ही परिवर्तन हो रहा है। इसलिए 5 संधियों में से 3 संधि जो है वो हमारी पूर्व और पर आदेश वाली है, और यण और अयादि संधि जो है वो हमारे पूर्व पद के आदेश के द्वारा है। तो पहले हम ये कह सकते हैं कि जो
ये पद है, पूर्व पद जो है ये पूर्व पद हो गया, ये अच जो है ये स्थानीय हो गया, पूर्व पद क्या हो गया, स्थानीय हो गया, और ये अच हो गया, और ये आदेश हो गया, ये आदेश हुआ। तो ये आदेश ये स्थानीय है, और ये अच जो है ये प्रत्यय सिर्फ सहायता के लिए सहायक के रूप में आया है। तो हमको ये इस प्रकार से अयादी संधि के और भी उदाहरण देख करके हम इनको पूर्ण कर सकते हैं।